हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष रावत और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में। आज हम पढ़ने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलत फहमी को दूर कर लें। ना जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज़्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियाँ रचनात्मक सोच का परिणाम हैं। अंतरिक्ष को इंसान इसलिए जीत पाया है क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, न ही अति बुद्धिमान लोगों से। इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, यह रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, यह रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है, यह रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यावहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के कारण है। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए सुधारे हुए नए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। फिर वह चाहे सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और उसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम 1, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे कैसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अवसर यह उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूहों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई नज़र आती हैं। उन्हें हमेशा यही लगा कि शायद उन्हें गलत सुन लिया है या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई इस बात पर कहता है, आप यह कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल नहीं सकता है। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें न हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, जितनी है हम उससे ज़्यादा जेलों की ज़रूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वह खबर नहीं पढ़ी थी? आज और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों ज़रूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं इनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को ख़त्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक ख़ास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए हैं कि जेलों को ख़त्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ समय तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर लें कि आप जेलों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए हम ऐसा करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हम जेलों को ख़त्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज़्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक
इस विचार की पूरी तरह खिलाफ था। अब सच्चे उत्साह में काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज़्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने के लिए पहले ही संभावित अपराधी का पता लगा जाना चाहिए। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये इन 78 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले हैं। मेरा प्रयोग यह था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढने ही लगता है। इस प्रयोग का सिर्फ यह संदेश है कि जब आप विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता है असफल व्यक्तियों की सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती हैं, चाहे वे परिस्थितियाँ छोटी हों या बड़ी। जिन राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि स्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों को विश्वास है कि बिजनेस में मंदी अपरिहार्य है, वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर को खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है, अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर दें रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट न डालें तो आपका दिमाग काम करने के बजाय उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट कार्ड विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि वहाँ पर इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और वह चर्चा की कि वह क्या करना चाहता है। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होना ज़रूरी है। आपने अभी बताया है कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने कॉलेज की शिक्षा को पूरी कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए और उसी कंपनी में मिल जाए जिसमें आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ, उसने जवाब दिया कि कॉलेज की शिक्षा ज़रूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव क्यों, मैंने पूछा। एक कारण तो यह है कि उसने बताया, मैं 24 साल का हूँ, इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरा बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च अभी ही जैसे तैसे चल रहा है। मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। यह संभव है, बिल्कुल असंभव है। इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना संभव है तो यह सचमुच असंभव है। परंतु इस तर्क से अगर तुम यह विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो, अपना मन मान लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपनी सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो, सचमुच सोचो कि तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए यह किस तरह संभव है। 2 सप्ताह बाद आना और मुझे बताना कि तुम्हारा दिमाग में किस तरह के विचार आए। मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने आपकी कई बातों पर काफ़ी सोचा। उसने कहा, मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, परंतु मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी नौकरी और ट्यूशन फ्री, पुस्तकों का भी बाकी खर्च निकल गया। उसने अपनी नौकरी के समय को इस तरह से करवा लिया जिससे वह कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर जिंदगी की संभावना को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर
अपने पैसे और समय का बजट सफलतापूर्वक बना ही लिया था। पिछले महीने इसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वह एक बड़े कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम कर रहा है। जहाँ चाह वहाँ रहा। विश्वास करें कि यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला, अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर न लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी नहीं करना चाहते हो परंतु उस समय आपको यह संभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि हमें कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में यह पढ़ा कि ज़्यादातर राज्यों में काउंटियों की संख्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। लेख में संकेतित किया गया था कि ज़्यादातर काउंटियों की सीमाएं सदियों पुरानी है। उस ज़माने की है जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़ों और बग्घी से हुआ करती थी। परंतु आजकल काफ़ी तेज़ वाहन चलने लगे हैं और सड़कें भी अच्छी हैं। इसलिए अब यह उचित है कि 3 या 4 काउंटियों को मिलाकर एक काउंटी बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। लेखक ने कहा कि उसके विचार से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया था, इसलिए उसने 30 लोगों का इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम, उनमें से एक आदमी ने भी यह नहीं कहा कि विचार में दम था। हालांकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती। यह पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग को लकवा मार गया है। वह तर्क देता है ऐसा सदियों से होता आ रहा है इसलिए अच्छा ही होगा और इसे ऐसे ही बने रहना देना चाहिए। बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए। औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोगों ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया था। कई लोगों को हवाई जहाज का विचार इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। परंतु बहुत से स्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह की सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वान ब्राउन का कहना है मनुष्य की जगह वही है जहां मनुष्य जाना चाहता है। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफ़ी प्रचार हुआ और इसे पाठ्यपुस्तकों में भी शामिल किया गया। यह सिद्धांत था हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लो और फिर उसे इधर उधर मत हिलो। इस आदमी की कंपनी की किस्मत अच्छी थी जो सही वक्त पर नए मैनेजमेंट से आकर डूबती हुई कंपनियों को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत क्रोफोर्ड एच ग्रीनवॉल्ड की फिलॉसफी देखें। ग्रीनवॉल्ड एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा एक अच्छा काम कई तरीकों से किया जा सकता है और जितने आदमी हों उतने ही तरीके हो सकते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने के लिए कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता है। घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, या माल बेचने का, या बच्चे पालने का, या सटीक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता है। जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज़ बर्फ़ में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ़ जमने दें तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्द ही करें। नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। पहला, डाकतार विभाग काफ़ी समय से सरकारी एकाधिकार में है, क्यों न इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल की जगह 2 या 6 साल में होने चाहिए। तीसरा, रिटेल स्टोर्स के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे के बजाय शाम को 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर देनी चाहिए। ये विचार दमदार हैं या नहीं, व्यावहारिक है या नहीं,
यह बात महत्वपूर्ण है या नहीं कि कोई व्यक्ति इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वह इन विचारों पर हंसता है और इन पर गौर नहीं करता, और शायद 95% लोग इस पर हंसेंगे, तो इस बात की संभावना है कि वह परंपरा के लकवे से ग्रस्त है। परंतु 20 में से एक व्यक्ति यह कहेगा यह एक दिलचस्प विचार है जिसके बारे में विस्तार से बताएं, और इस व्यक्ति को में एक ऐसा दिमाग हो जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। जो भी व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित होने नहीं देती है। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। नए विचारों का स्वागत करें, इन विचारों शत्रुओं को नष्ट करें। यह काम नहीं करेगा, इसे नहीं किया जा सकता है, यह बेकार है और यह महत्वपूर्ण है या मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिज़नेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को सोख लेता हूँ। प्रयोगशील व्यक्ति बने, बंधे बंधाए रूटीन को तोड़ें, नए रेस्तरां में जाएं, नई पुस्तकें पढ़ें, नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं, किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं, एक साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं, इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि लें। इससे आपकी सोच व्यापक होगी और आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगे। प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी न बने। ऐसा न कहें मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता था, इसलिए हमें यहाँ भी इसे उसी तरीके से करना चाहिए। बल्कि यह कहें, जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पर यह काम तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें न सोचें, प्रगति का विरोध न करें। आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चों में ऐसा करने की उम्मीद नहीं रख सकते। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड कंपनी का मैनेजमेंट यह सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है, इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है। इसलिए सभी इंजीनियर प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। फूड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेगी। सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णता संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते हैं। सफल व्यक्ति यह नहीं पूछता क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह जानता है कि यह संभव है, इसलिए वह यह सवाल पूछता है, इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला ने केवल $35,000 की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों की ज़बरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं इसके स्टोर में गया। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि जब बाकी के लोग एक स्टोर तक नहीं ठीक से चला पा रहे तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही हैं। उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर खोलने में सफल हो पाई हूँ। मेरे बिजनेस में ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है, मैंने पूछा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीके
तरीक़ों पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज़्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह मैं नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार को लिख देती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को सुबह 4 बजे 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती कि मेरे स्टोर में ज़्यादा ग्राहक आएँ। इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ, ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ? फिर उसने मुझे इन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिसके कारण इसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिनमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे इसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिताएं और इनाम जो उसे मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अपने बिजनेस को सुधार के लिए क्या कर सकती हूँ? और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आने लगते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहोगे तो उसके माँ बाप अपने आप स्टोर में सामान खरीद देंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र में बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन में रखवा दिए। खिलौनों को रखने से ज़्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे उन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज़्यादा ग्राहक आने लगे। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ, मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ, और मुझे अपने आप मिल जाते हैं जवाब। ऐसा दिन शायद ही कोई होता कि जब मेरे दिमाग में ज़्यादा मुनाफा कमाने की योजना ना आती हो। और मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वह क्या? मैंने पूछा। सिर्फ यह है, आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है इसका रवैया होता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ वाली फिलॉसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं उसे किस तरह सुधार सकता हूँ, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके आने लगते हैं। जहाँ एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप में इसे बेहतर करने के तरीके से कर सकता हूँ रवैये की शक्ति को पहचान सकते और विकसित कर सकते। हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट यह सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूँ, पहले से बेहतर कर सकता हूँ। पूछें, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूँ, आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूँ। यह अभ्यास आसान भी है और बड़े काम का भी है। इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे कि इसकी रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब भी मैं और मेरी पत्नी एक दंपति से मिलना जाया करते थे, हमारी चर्चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगती थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थी और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था, परंतु अब वो कहा करती थी, अब मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, अब मेरे पास नौकरी करने का समय ही नहीं है। फिर एक रविवार को शाम को मिस्टर और मिसेज एस अपने बच्चों के साथ कहीं से आ रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और का तो कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसेज एस के
पास नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब हमने उस दुर्घटना के कुछ महीनों बाद मिसेज एस को देखा तो हम यह देखकर दंग रह गए कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया है। आप जानते हैं, उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी कर पाऊंगी। परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्य क्षमता पहले से 100% ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे और जिन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने यह भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते हैं और वे मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने समय बचाने के लिए दर्जनों तरीके ढूंढ लिए। स्टोर के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा देता है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझसे बताया। हमारे बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था उसका काम महत्वपूर्ण था और उसके काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। यह काम इतना अर्जेंट था कि उसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे विभाग के बाकी 2 लोगों से पूछा था कि जब तक कि कोई दूसरा आदमी काम पर न रखा जाए तब तक क्या वे इस काम के आदमी के काम को संभाल सकते हैं। दोनों ने सीधे तो मना ही नहीं किया, परंतु दोनों का कहना था कि उसके पास काम का पहले से ही बहुत बोझ है। इतना काम है कि उन्हें सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि क्या आप कुछ समय के लिए यह अतिरिक्त काम कर लेंगे। मेरी पूरी नौकरी मैंने यह सीखा है कि जो भी चीज़ अवसर की तरह दिखे उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैंने वादा किया कि मैं अपना काम तो करूँगा ही, दूसरे आदमी का भी काम संभाल लूँगा। वाइस प्रेसिडेंट यह सुनकर खुश हो गया। मैं उसके ऑफिस में बाहर निकलते समय सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मैं भी अपने विभाग के बाकी 2 लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी तरह अतिरिक्त काम से जुई नहीं चुराया था। मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं दोनों काम एक साथ करने की कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम ख़त्म किया और जब मैं ऑफिस बंद करने गया तो मैंने बैठकर विचार किया कि किस तरह मैं अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू कर दिया और आप जानते हैं, मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे। जैसे अपनी सेक्रेटरी से यह कहना कि वह मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन हर दिन एक निश्चित समय पर मुझे ट्रांसफ़र किया करे, वह किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाले टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर लिया। मैं अपने सभी डिटेक्शन हर दिन एक बार में दोहराने लगा। मैंने यह भी पाया कि मेरी सेक्रेटरी मेरी मदद कर सकती है और मेरे बदले में कई काम संभाल सकती है। मैं यह काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूँ तो मुझे यह जानकर इतनी हैरत हुई कि अब तक ज़िंदगी कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। 1 हफ्ते के समय में ही पहले से दुगने पत्र डिक्टेट करने लगा। पहले 50% ज़्यादा फ़ोन कॉल करने और सुनने लगा। पहले से 50% ज़्यादा मीटिंगों में भाग लेने लगा और यह सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मैंने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आगे कहा कि वे एक आदमी की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु उन्हें अब तक सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सामना यह प्रस्ताव रखा कि इन 2 कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि मेरी तनख्वाह काफ़ी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली है और मुझे हर तरफ से फ़ायदा हुआ। मैंने यह साबित किया कि मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना काम करने की मैं ठान लेता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेज़ी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में यही होता है। बॉस किसी कर्मचारी को बुलाता है और बताता है कि कोई विशेष काम करना है। फिर वह कहता है
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, परंतु क्या तुम उसके साथ यह काम भी कर पाओगे? अक्सर कर्मचारी जवाब देता है, मुझे अफसोस है, परंतु मुझ पे पहले से ही काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। काश मैं इस काम को कर सकता, परंतु मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है। इन परिस्थितियों में बॉस को कर्मचारी की बात का बुरा तो नहीं लगता है, क्योंकि वह अतिरिक्त काम है, परंतु बॉस महसूस करता है कि इस काम को करना तो ही है, इसलिए वह ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जिस पर बाकी लोगों जितना ही काम का बोझ हो, परंतु यह समझता है कि वह यह अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है, और यही कर्मचारी सफलता में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें, और आप जितना पहले करते थे इससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा? 2 कदम की एक इस तकनीक को देखें। ज़्यादा काम करने के अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। नई जिम्मेदारी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। अपनी नौकरी में ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं, और इससे पता चलता है कि आप उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने के कहें तो उनकी बात मान लें। इससे आपको समाज में लीडर बनने की मदद मिलती है। इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, मैं इस काम को किस तरह और ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे कि आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, या अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढें, या महत्वहीन कामों को पूरा तरह छोड़ दें। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ज़्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसे किसी व्यस्त आदमी को दे दें। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमी को नहीं देता जिसके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने दुखद अनुभव में सीखा है कि वह आदमी जिसके पास फुर्सत होती है वह कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। मैं जितने भी सफल योग्य व्यक्तियों को जानता हूँ वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। मैंने दर्जनों उदाहरण देखे हैं कि मैं किसी व्यस्त आदमी से किस समय पर काम करवा सकता हूँ, परंतु जिन लोगों के पास दुनिया भर का काम है, समय है, मैं उनसे समय पर काम नहीं करवा पाया हूँ। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरा अनुभव निराशाजनक ही रहा है। प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है, हम किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते, मैं किस तरह अपने आउटपुट को और अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ? आपका दिमाग अपने आप रचनात्मक उपाय बता देगा कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यह खोज की है कि जो आदमी जितना बड़ा होता है वह आपको बोलने का उतना ही ज़्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपको आपके सामने उतना ही ज़्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। यह भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर्स सलाह सुनने में ज़्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वह पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका सुझाव क्या है? आप इन परिस्थितियों में क्या करते हैं? आपको यह कैसा लगता है? ऐसे इस तरीके में से देखें, लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है। किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल होते हैं। इस बात की उम्मीद न करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझाव देंगे। उनसे सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का उद्देश्य नहीं होता है। दूसरे लोगों के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका दिमाग ज़्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेमिनार में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सेमिनार 12 सत्रों में था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। 9वें सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटकर था। यह बताने के बजाय कि उसने अपनी समस्या को किस तरह सुलझाया,
उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा, ज़रूरत है मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोगों ने इसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उसे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने इन सभी विचारों को एक स्टेनोग्राफर से लिखवा लिया। बाद में मैंने उस व्यक्ति से चर्चा की और उसकी अद्भुत तकनीकी पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने यही सोचा कि क्यों ना उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफ़ी संभावना है कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिले। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया और उसे यह भी लाभ हुआ कि जनता उसके लेक्चर में मज़े ले रही थी, क्योंकि इसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहकों के सर्वेक्षण में काफ़ी रकम खर्च करती है। वे लोगों से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती है। लोगों की राय जानने से उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि सामान का ज़्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान जाता है कि वह किस तरह के विज्ञापन दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सामान खरीदें। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है कि आप जितने विचार जानने की कोशिश करें, सामान खरीदने वाले लोगों की राय जानें और फिर इसे सामान को बेचने का कोई और तरीका ढूंढें जिससे वह सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीज़ों को जॉन ब्राउन की नज़रों में देखना होगा और जॉन ब्राउन की नज़रों से चीज़ों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के वॉल्व हैं, वह आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इन 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। पहला, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह में बैठे लोगों से आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं, या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग इस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। दूसरा, अपने विचारों को दूसरे के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वह आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें। हठधर्मी न बने, किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत न करें जैसे यह सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर लें, देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद कर लें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है उसका ध्यान उसी तरफ है। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सकें। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। प्रायोजकों के अनुसार इन कार्यक्रमों का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव को रेडीमेड फॉर्मूले देना नहीं है, बल्कि उनके विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज़्यादा अच्छी तरह होता है। संक्षेप में एग्जीक्यूटिव को इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा के सेल्स मैनेजमेंट स्कूल में एक सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव इंक ने आयोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्स मित्र से मिला जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था।
स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सी बातें सिखा दी हैं कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। मेरे युवा मित्र ने कहा। उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि वह विस्तार से बताएं कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव दिखे। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कंपनसेशन प्लान में सुधार, महीने में एक बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग, नए बिजनेस कोड्स और स्टेशनरी सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन। और मज़े की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी से भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकें नहीं दी गई थी। इसके बजाय उसने कुछ ज़्यादा बहुमूल्य सीखा। यह सीखा कि दूसरों के विचारों से वह किस तरह अपने विचार उत्प्रेरित कर सकता है ताकि उसे अपनी कंपनी को फ़ायदा हो। पेंट निर्माता के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि दूसरों के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज़्यादा रुचि नहीं ली थी। उसने मुझे बताया, मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूह के साथ लंच के लिए बुलाया। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने यह भविष्यवाणी की कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वह आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिसमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सके, घोड़े रख सके, बगीचा लगा सके और दूसरी ही शौकिया चीज़ बना सके। इस आदमी की बातें सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह के फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी इसी तरह का फार्म हाउस तलाश रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा कि किसी दिन 5 एकड़ के रियल एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर एक को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और खुद से यह सवाल पूछता रहा कि मैं इस विचार को किस तरह फ़ायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब कौंध गया, क्यों न फार्म खरीदा जाए और छोटे रियल एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे ज़मीनें सस्ते भाव में मिल सकती हैं और स्टेट को महंगे दामों में बेच सकता हूँ। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फार्म $8,500 में मिल गया। मैंने इसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया और बाकी रकम को किस्तें बांध ली। फिर जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ मैंने चीड़ के पेड़ रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस के आदमी ने यह बताया था, लोग आजकल पेड़ पसंद करते हैं। बहुत सारे पेड़ हों और भी अच्छी बात है। मैं अपने संभावित ग्राहकों को यह दिखाना चाहता था कि आज से कुछ साल बाद उनके रियल एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। फिर मैंने एक सर्वेयर को बुलाकर 50 एकड़ के फार्म को 5 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधे चिट्ठियाँ लिखी। मैंने बताया कि किस तरह सिर्फ $3,000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लॉट ही मिल पाएगा, वे शहरी से थोड़ी सी दूर पर एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजक और स्वास्थ्यप्रदक जीवन की संभावना के बारे में भी बताया। 6 हफ्तों में ही केवल शाम को ही सप्ताहांत में काम करके मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च, जिसमें ज़मीन, विज्ञापन, सर्वेइंग एंड कानूनी खर्च शामिल था, $10,400 और लगभग $19,600 मेरा शुद्ध लाभ था। मुझे इतना फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों के विचारों से लाभ उठाया। अगर मैं स्टेट के दोनों के साथ लंच में नहीं जाता क्योंकि वो मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग थे, तो मेरे दिमाग से मुनाफा कमाने की यह सफल योजना आ ही नहीं सकती थी। मानसिक उत्प्रेरण हासिल करने के कई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप कम से कम एक प्रोफेशनल समूह से जुड़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुलें, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को यह कहकर सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे यह बढ़िया विचार मिला था, या कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें,
वह दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक प्रगतिशील विचारों के सोचने का असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़े। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपकी सोच व्यापक होती है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपकी सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उसका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाएगा, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 ही बीज उग पाते हैं। ज़्यादातर बीज गिलहरियाँ खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की ज़मीन इतनी सख्त होती कि बचे हुए बीज इस पर उग नहीं पाते हैं। ऐसा ही विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली न करें तो गिलहरियाँ, नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज़्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगे। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े न हो जाएं और उनमें फल न लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। पहला, विचारों को बच निकलने का मौका न दें, उन्हें लिख लें। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज़ पर लिखा ही नहीं है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमज़ोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वह अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका न दें, अन्यथा आप विचार के फल नष्ट कर लेंगे। उन्हें बांध कर रखें। दूसरा, इनके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं और इसके बाद आप अपने विचारों को नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। परंतु जब आपको कोई विचार दमदार लगता है तो उसे अंदर ही रहने दें। तीसरा, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचारों से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका प्रयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वह एक शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक व्यक्ति के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वह इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म पर लिख देता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिससे पता चलता है कि पूरा होने के बाद यह विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नोट, अपने विचारों को कागज़ पर आकार दें। यह 2 कारणों के लिए ज़रूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी को भी बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारियों, बॉस, दोस्तों, साथी क्लबों के सदस्यों, निवेशकों इत्यादि को कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका विचार खरीदे, अन्यथा आपके विचार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक बार 2 जीवन बीमा सेल्समैन मुझे मिले। दोनों ही मेरा बीमा करवाना चाहते थे। दोनों ने मुझसे वादा किया कि वे नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया और उसने मुझे मुँह ज़बानी योजना बता दी जो मैं चाहता था। उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उनकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने टैक्स ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और अंततः मुझे उससे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसा को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया।
सारी डिटेल्स डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया क्योंकि मैं उसे साफ देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के लिए बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज़्यादा आसान होता है। संक्षेप में इन उपायों का प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है या सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे वाक्य निकाल दें। परंपरा को अपने दिमाग को कमज़ोर न बनाने दें। नए विचारों को स्वीकार करें। प्रयोगशील बने, नई शैलियों को आजमाएं। अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। अपने आप से हर रोज़ पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्मसुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करें और रिजल्ट देखें। खुद से पूछें, मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह से कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें। अपने काम की क्वालिटी सुधारें और अपना आप जितना पहले करते थे इससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछें और सुनें। आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिले। अलग अलग व्यवसायों और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिले। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ओ